ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? दोस्तों 21 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को हिला डाला। इस वीडियो में एसबीआई ब्रांच के एक मैनेजर एक लोकल आदमी को क्लियरली बोल रही थी कि मैं कन्नड़ में बात नहीं करूंगी, ये भारत है, मैं हिंदी या इंग्लिश में बात करूंगी। लेकिन सामने वाला आदमी लगातार ये बोल रहा था कि नहीं, आप कर्नाटक में हैं तो आपको कन्नड़ में ही बात करनी चाहिए। कर्नाटक में देखते ही देखते ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। इस पर खूब रिएक्शंस आने लगे। खुद बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बैंक मैनेजर का व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर आप कस्टमर सर्विस के काम में हैं तो आपको ग्राहकों से लोकल भाषा में बात करनी ही चाहिए। विवाद ज्यादा बढ़ा, कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी तो एसबीआई ने उस एम्प्लॉय का ट्रांसफर करा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस ट्रांसफर का वेलकम भी किया, लेकिन कर्नाटक के बाहर इस पूरे कंट्रोवर्सी पर काफी स्ट्रांग रिएक्शन आया है। लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसे सेंटर के किसी एम्प्लॉय को लोकल भाषा में बोलने के लिए एक फोर्स कैसे कर सकते हैं? स्टेट एम्प्लॉय हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जिन सेंटर एम्प्लॉयज का हर 3 साल में ट्रांसफर होता है वो हर बार नई लैंग्वेज कैसे सीखेगा? लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी दरअसल कन्नड़ के अपमान का नहीं बल्कि हिंदी भाषा से नफरत की है। लोगों ने कहा कि भाई अगर तुम्हारे हिसाब से बाहर से कर्नाटक में आकर हर आदमी से ये उम्मीद करते हो कि वो इंग्लिश की बजाय कन्नड़ में बात करे या हिंदी की बजाय कन्नड़ा में बोले, तो दुनिया भर की कंपनियां जिनके ऑफिस बेंगलुरु में हैं, क्या उनके एम्प्लॉयज को भी यही कहोगे कि वो इंग्लिश की बजाय कन्नड़ा में बात करें? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इन कंपनियों में लोकल लोगों को काम करना है तो उल्टा लोकल लोगों को इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कर्नाटक के 15 से 20% लोग कर्नाटक से बाहर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। क्या कोई बता पाएगा कि इनमें से कितने लोगों ने वहां की भाषा सीख ली? इसके अलावा भी लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देकर यह प्रूव किया है कि पिछले काफी टाइम से कर्नाटक में हिंदी विरोध की पॉलिटिक्स हो रही है। कई जगहों पर हिंदी में लिखे साइन बोर्ड्स पर कालिख पोत दी गई। बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशन के हिंदी नाम को ढक दिया गया। भाषा के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों ने हिंदी में लिखे बोर्ड्स को तोड़ तक दिया। बीबीएमपी यानी बेंगलुरु महानगर पालिका ने कुछ टाइम पहले खुद अपील की थी कि टोटल साइन बोर्ड्स के 60% कन्नड़ भाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा लोग एक वीडियो शेयर करके पूछ रहे हैं कि कन्नड़ की राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता जब मुस्लिम सम्मेलन में जाकर वहां उर्दू या हिंदी में बात कर सकते हैं तो फिर इन लोगों को हिंदी से क्या दिक्कत है? कुछ बिल्डिंग्स की तस्वीरें दिखाकर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब उन इमारतों के बाहर उर्दू में ऑफिस का नाम लिखा हो सकता है तो हिंदी से इतना परहेज क्यों? कुल मिलाकर इन सारी बातों का सार ये है भाई कि लोकल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट सबको करनी चाहिए, लेकिन हिंदी भाषा से इतनी चिढ़ क्यों है? क्या आपने कभी ये सुना है कि गुरुग्राम या नोएडा में साउथ से आए किसी आदमी से उसकी लैंग्वेज के बेस पे मिसबिहेव किया गया हो? अगर कोई आदमी किसी दूसरे स्टेट में जाकर वहां की लैंग्वेज सीखता है तो ये अच्छी बात है। अगर उसका काम पब्लिक डीलिंग का है तो उसे लैंग्वेज सीखनी भी चाहिए, लेकिन इसी लैंग्वेज के नाम पर ऐसी पॉलिटिक्स भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि हम हिंदुस्तानी आपस में ही लैंग्वेज के नाम पे, भाषा के नाम पर लड़ने लगे। वो भी एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान के साथ अभी भी हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में, जहां अब भी हर दिन देश के कोने कोने से जासूस पकड़े जा रहे हैं। देश के अंदर और बाहर बैठे जिहादी इस ताक में हैं कि वो किस मुद्दे पर आपको आपस में लड़ा सके, भिड़ा सके। ऐसे टाइम में भी हम अपनी छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं। क्यों? एक वक्त पर हम बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक फैले थे। आज अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और आधा कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका है। कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जिहादी सोच पैर पसार चुकी है? मुर्शिदाबाद में अभी जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके बावजूद हम क्यों अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते? पहलगाम में जिन जिहादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनके हिंदू होने की वजह से मारा था, क्या वो उन्हें मारने से पहले ये चेक कर रहे थे क्या कि हिंदू कौन सी भाषा बोलता है या इस हिंदू का गोत्र क्या है? ना, उनके लिए आपका हिंदू होना ही काफ़ी था। आपको गोली मार देने के लिए आपकी हिंदू आइडेंटिटी ही काफ़ी थी। लेकिन अगर हम यूं ही आपस में कन्नड़ और हिंदी के नाम पर, मराठी के नाम पर, साउथ और नॉर्थ के नाम पर लड़ते रहेंगे तो दुश्मन तो हमारी फॉल्ट लाइंस तो देख ही लेगा ना। अफसोस इस बात का है कि बड़ी बड़ी पार्टियां ये बात समझती ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को बकवास बोलकर उस पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं। वो कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। केवल सुर्खियां बटोरने की जो बीमारी लग गई है उसके कारण ये अनाप शनाप बोलते हैं। साउथ में आप स्टालिन की पार्टी को देख लो, कभी वो सनातन धर्म को डेंगू बताते हैं, कभी वो ये धमकी देते हैं कि हिंदी थोपने के नाम पर हम सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू में तो ये भी कहा गया कि भगवत गीता नफरत फैलाती है। मतलब ऐसा क्या है जो उन्होंने नहीं कहा है
और क्यों कहा? सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद को हिंदी और उत्तर भारत की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा विरोधी साबित कर सके, अपने सपोर्टर्स में ये प्रूफ कर पाए कि मुझसे बड़ा तो तमिलियंस का रहनुमा कोई और है ही नहीं। इसी साल मार्च में भी ये कहा गया, हिंदी भाषा के समर्थकों को सच्चा राष्ट्र विरोधी यानी एंटी नेशनल कहा गया। उन्हें इस बात से भी प्रॉब्लम है कि तमिलनाडु में हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी दिवस नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा करके हम दूसरी भाषाओं को नीचा दिखाते हैं। और तो और यहां तक कहा गया कि हिंदी भाषा की वजह से भारत की 25 भाषाएं आज खत्म हो चुकी है। बताइए इस देश को ऐसी सोच की क्या जरूरत? पाकिस्तान के साथ अभी जब हमारा विवाद चल ही रहा था तब आपने नहीं देखा कि बहुत सारे नेता कैसे बयान दे रहे थे? ये वही नेता लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, जिनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए हमदर्दी दिखाने से वो यहाँ के मुसलमानों को खुश कर देंगे। ये वो लोग हैं जिनमें न तो कभी राष्ट्रबोध रहा है और न ही शत्रुबोध। इन्हें इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि आपका दुश्मन इस सब पर नजर रखकर बैठा हुआ है। झूठ, बिल्कुल झूठ। तरीके से कश्मीर में लोग मारे गए, कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, अपने आप करवाया सब कुछ। 26 लोग मारे गए, वो सब इन्होंने करवाया, पहले ही तो हुआ था ना। ये एक बस मिलिट्री मारी गई थी, एक बस भर के मार दी थी, और क्या सरकारी तो करवा रही। हम ये क्यों नहीं समझते हैं कि आज के टाइम में जो वॉर लड़े जा रहे हैं उसमें आपका दुश्मन देश डायरेक्ट आपसे वॉर करने से बचता है, क्योंकि इसमें खर्चा है, बदनामी भी है, हारने का डर भी है। ऐसे में वो क्या देखता है कि आपके देश में कहाँ कहाँ अनरेस्ट है, कहाँ कहाँ लोगों को किस चीज़ से कंप्लेंट है, शिकायत है। फिर वो उस अनरेस्ट का फ़ायदा उठाता है, उसमें खाद डालता है। जो लोग उस अनरेस्ट को बढ़ा सके उन लोगों को वो पैसा देता है, फंडिंग देता है। कश्मीर में आपको लगता है इतने सालों तक आतंकवाद कैसे फैला? बताइए। आज भी अगर पहलगाम जैसा हादसा हुआ है तो कैसे हुआ है? वो इसलिए हुआ ना क्योंकि आपका दुश्मन ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लेता है जिन्हें स्टेट यानी कंट्री के अगेंस्ट किया जा सके, भारत के अगेंस्ट किया जा सके। पाकिस्तान ने पहले ये काम कश्मीर में किया, यही काम वो पंजाब में करने की कोशिश कर रहा है। मुझे देखकर बड़ी हैरानी हुई कि हमारी फौज की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के कुछ गुरुद्वारों को टारगेट किया गया, लेकिन पंजाब में ही कुछ धार्मिक नेता जो पाकिस्तान परस्ती करते हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं। वो इस टोन में बात कर रहे हैं जैसे ये बात करके हमारी फौज ही झूठ बोल रही है। मतलब इससे ज़्यादा घटिया पॉलिटिक्स और क्या हो सकती है? बजाय अपनी फौज को इसके लिए थैंक यू बोलने की, मैं तो कह रहा हूँ थैंक यू भी मत बोलो, फौज तो अपना काम कर रही है, वो कभी आपका थैंक यू एक्सपेक्ट भी नहीं करती है। लेकिन उसके दावों पर शक तो मत करो, डाउट तो मत करो, क्योंकि जब आप फौज के दावों पर डाउट करते हो, शक करते हो, तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हो। ड्रोन आया है जो हमारी इंडियन आर्मी ने ऊपर ही इसको फाड़ दिया है। अगर ना फाड़ा जाता तो शायद हमारा ये गुरुद्वारा साहब के ऊपर से आया पूरा। आप सोच कर देखिए पाकिस्तान की नीच सोच। मतलब हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि पहले हम खुद ही पहलगाम में अपने लोगों को मरवा देंगे ताकि पाकिस्तान को फंसा सके, फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के टाइम पर हम खुद ही अपने सिख भाइयों पर हमला कर देंगे। देखिए ये पाकिस्तान की सोच है। अफसोस इस बात का है दोस्तों कि पाकिस्तान की इस सारी बेशर्मी के बावजूद कुछ लोग अब भी इस टोन में बात कर रहे हैं जिससे पाकिस्तानी खुश हो जाए। इसलिए मैंने कहा ना कि हम ऐसे लोग हैं जिन्हें शत्रु बोध नहीं है। एक टाइम था जब बांग्लादेश और असम के रास्ते लाखों बांग्लादेशी भारत आए और जिन स्टेट के जरिए ये भारत में आए उन्होंने इन्हें रोका भी नहीं। जब बात चली कि इन्हें वापस भेजा जाएगा तो सबसे पहले इनके सपोर्ट में ही लोग खड़े हो गए। मुझे याद है एक पॉलिटिशियन ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि मेरे होते इन लोगों को कोई वापस नहीं भेज सकता। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वो भी ये जानती हैं कि ये लोग उनके वोट बैंक हैं। मगर अब जो मुर्शिदाबाद जैसे हादसे हो रहे हैं, जब कई जिलों में डेमोग्राफी बदल रही है, बदल चुकी है, धीरे धीरे हालात हाथ से निकल रहे हैं, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि हमने क्या कर दिया। इसलिए मैंने कहा ना, हमें शत्रुबोध नहीं है। देखिए जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। वाकफ बिल का नाम में जो घटना घटा है, जो लूटपाट हुआ है, मंडी टूटा है, हिंदू सबका घर टूटा है, ये वही जाहिल हैं जो हाल में पाकिस्तान के साथ वॉर के टाइम कोलकाता की सड़कों पर इस वॉर का विरोध कर रहे थे। ये वही जाहिल हैं जो सोशल मीडिया पर आकर से नो टू वॉर के हैशटैग चला रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि भारत के हमले में पाकिस्तान में कोई मासूम न मारा जाए, फिर भले ही पहलगाम से लेकर न जाने कितने आतंकी हमलों में हमारे यहाँ के मासूम लोग मरते जाए। अब बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा देश होगा जहाँ एक आतंकी को फांसी से बचाने के लिए रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाई जाती है? आप बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा देश होगा जहाँ उसी के देश में कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कोई बुद्धिजीवी आवाज नहीं उठाता? लेकिन आज जब रोहिंग्यास को सरकार वापस भेज रही है तो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप उनका डिपोटेशन रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया। मगर अपने ही देश में एक हिंदू कम्युनिटी सालों से अपने घर से बेघर है, उन्हें उनकी परवाह नहीं है। लेकिन जो रोहिंग्या बर्मा से भागकर बांग्लादेश होते हुए भारत में बस गए हैं, उन्हें इस देश में बसाना चाहते हैं। हिपोक्रेसी भी ना कहीं दूर से बैठकर इनके कारनामे देखती होगी तो इनकी हिपोक्रेसी पर छाती कूटकर रोती होगी। इनके इस दोगलेपन को देखकर मगरमच्छ भी बेचारे असली आंसू उनके निकल जाते होंगे। नहीं, जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है
लेकिन पता नहीं क्यों इतना सब होने के बावजूद इस देश में कुछ लोग हैं जो सबक सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। जितनी चीज़ों के लिए लड़ा जा सकता है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, नॉर्थ और साउथ के नाम पर हम लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन के नाम पर हम लड़ रहे हैं, और एक जिहादी सोच से तो पूरा मुल्क ही लड़ाई लड़ रहा है। कब होश आएगा इस कंट्री को, इस देश को? कल ही खबर आई कि गुजरात में एक 18 साल के जसीम अंसारी ने पाकिस्तान के साथ चल रही लड़ाई में भारत सरकार की 50 वेबसाइट्स पर साइबर अटैक किया। मतलब लड़ाई भारत और पाकिस्तान में चल रही है और भारत का ही एक नागरिक जसीम भारत सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर अटैक कर रहा था। और ऐसे एक नहीं, दर्जनों केसेस हैं जहां न जाने कितने लोग अपने देश के सैन्य ठिकानों की जानकारी दे रहे हैं। वॉर के टाइम पाकिस्तान जिंदाबाद के ये लोग नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान को कवर फायरिंग देते हुए से नो टू वॉर भी कह रहे हैं, और पहलगाम हादसे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा अपनी खुद की फौज पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि असली खतरा पाकिस्तान से नहीं है, उसका हमने क्या किया हश्र वो सारी दुनिया ने देखा। वो भूल कर भी हमसे पंगा नहीं लेगा, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनसे कैसे निपटोगे? रोहिंग्याओं की तरह इन्हें तो डिपोर्ट कर नहीं सकते। ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है जो आपके ही कुछ लोगों ने आप पर थोप रखी है, लेकिन उस वॉर को, उस लड़ाई को तो आप तब जीतोगे ना जब आप पहले खुद एक होगे। अगर आप खुद हिंदी और कन्नड़ और मराठी के नाम पर लड़ते रहोगे, हिंदू होकर सनातन को डेंगू मलेरिया बताते फिरोगे, अपने देश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद भारत से अलग होने की बात करते फिरोगे, तो फिर क्या हमें किसी और दुश्मन की जरूरत है क्या? हमारे अपने ही लोग हमें बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए दोस्तों मेरी हर एक हिंदुस्तानी से, हर एक भारतवासी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि भगवान के लिए पहलगाम हादसे से कुछ सबक ले लो। जाति और भाषा के नाम पर बंटने की बजाय खुद को भारत के लिए एक करो, फिर चाहे आपकी जाति या धर्म कुछ भी क्यों ना हो। अब भी टाइम है, इससे पहले कि किसी और आदमी को उसके बच्चे के सामने उसका धर्म पूछकर मार दिया जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं दोस्तों। मुझे लगता है एक ऐसी बात है जो हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए, और ऐसी वीडियोस की यूट्यूब एल्गोरिदम भी रीच कम कर देता है। इसलिए मेरी अपील है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फीड में आ पाए, उन तक पहुँच पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।